नमस्कार दोस्तों, 10 अप्रैल 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है पीपल आर फ्री टू चूज रिलीजन, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को एक पिटीशन की सुनवाई करते वक्त ये बोला कि इस देश के जो नागरिक हैं उनके पास फ्रीडम है कि वो कौन से धर्म को फॉलो करना चाहते हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। एक एक्चुअली में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें ये बोला गया, और ये पिटीशन किसने फाइल की थी? एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने। एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने ये बोला कि भाई देश में मास रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रहे हैं और इन मास रिलीजियस कन्वर्जन्स को बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब कि गलत तरीके से कराया जा रहा है, सही तरीके से तो हो ही रहे हैं भाई, जिसको कन्वर्ट होना है वो हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आज़ादी है, लेकिन गलत प्रकार से भी ये कन्वर्जन कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ये जो जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन साहब हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हमारे संविधान के अंदर सबको राइट्स हैं टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। फिर जस्टिस नरीमन ने उपाध्याय जी को गरिया दिया और बोला कि भाई फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 के अंदर संविधान हर नागरिक को ये आज़ादी देता है कि वो फ्रीली प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है रिलीजन को। बस एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। अभी मोरालिटी वाले एलिमेंट को हो सकता है यहाँ पे अश्विनी कुमार उपाध्याय जी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बोलने का मतलब ये है कि देखिए, अगर कोई इंसान अपनी मन मुताबिक कन्वर्ट कर रहा है एक धर्म से दूसरे धर्म से, वो चाहे किसी भी धर्म से किसी धर्म में कन्वर्ट कर रहा हो, अगर वो अपनी मन के हिसाब से कर रहा है तो भाई उसको रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 25 के अंदर वो कर सकता है, उसके पास फंडामेंटल राइट है। हाँ, अगर गलत प्रकार से उसको झांसा देके, उसके साथ जबरदस्ती करके इस प्रकार से कन्वर्जन करवाया जा रहा है तो गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे अश्विनी कुमार उपाध्याय जी को डांट के नरीमन साहब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई अपने मन के हिसाब से कन्वर्जन कर रहा है वो कर सकता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, एक कोर्ट ऑफ लॉस में कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी के ऊपर जबरदस्ती हो रही है तो वो अपनी शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है, हाई कोर्ट के पास आ सकता है, जुडिशरी अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे जस्टिस नरीमन साहब। एवरी पर्सन इज द फाइनल जज ऑफ देयर ओन चॉइस ऑफ रिलीजन एंड हु देयर लाइफ पार्टनर शुड बी। यहाँ पे लाइफ पार्टनर्स का भी एलिमेंट है कि भाई कुल मिला के यहाँ पे जस्टिस नरीमन साहब ये बोल रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कौन से धर्म का होगा, कौन सी जात का होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो सही लगता है आप वो चुन सकते हैं, एंड सेम गोज फॉर रिलीजन। ठीक है, मतलब कि कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि एक पर्सन कौन सा रिलीजन चुनना चाहे या कौन सा लाइफ पार्टनर चुनना चाहे, इसमें कोर्ट्स को बैठने की अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज रिलीजियस फेथ इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। ये आर्टिकल 25 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो भाई ये जो आर्टिकल 25 है इसमें फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात हो रही है। यहाँ पे कौन कौन से फ्रीडम दिए गए? तो एक तो दिया गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब कि एक इंसान का इनर सेल्फ, और इंसान के इनर सेल्फ के हिसाब से उसके पास उसकी इनर फ्रीडम है कि वो भगवान के साथ या भगवान के बनाए हुए दूसरे क्रिएचर्स के साथ अपने रिलेशन कैसे रखना चाहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी। ये बात याद रखिएगा। राइट टू प्रोफेस का मतलब क्या है कि हर इंसान अपने रिलीजियस बिलीव्स को प्रोफेस कर सकता है, उनको दूसरे को प्रोपोगेट कर सकता है एक हेल्दी वे में, उनको समझाने के पर्सपेक्टिव से। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है एक प्रॉपर वे में, एक एथिकल वे में, तो उसको रोका नहीं जा सकता। प्लस राइट टू प्रैक्टिस, भाई लोगों के पास रिलीजियस वर्शिप करने की आज़ादी है, रिलीजियस रिचुअल, सेरेमनीज, एग्जीबिशंस ऑफ बिलीफ एंड आइडियाज, इन सब की आज़ादी भी है लोगों के पास। एंड राइट टू प्रोपोगेट मतलब ट्रांसमिशन एंड डिसमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स। आप अपने रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हो, दूसरे लोग उसको अडॉप्ट करना चाहे ना चाहे वो उनके ऊपर है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो बट बता सकते हो, यू कैन ट्रांसमिट एंड डिसमिनेट। तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आ रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ जुडिशरी में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। क्यों दबाना है? तो भाई आप मेरे चैनल के प्ले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में और आपके नॉलेज की प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, सतीश चंद्र की मीडियल हिस्ट्री हो, या फिर रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी सीरीज बनी हुई है, अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, अगर कर सकते हो, जबरदस्ती कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए।
बाकी जो मैं इंडिविजुअल करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ, ये एडिटोरियल की वीडियोस बनाता हूँ, उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। तो न्यूज निकल के आ रही है नेक्स्ट, सस्पेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर आउटब्रेक इन मिजोरम। रिसेंटली लुंगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम में 100 डोमेस्टिक पिग्स की मृत्यु हो गई, और सुनने में यह आ रहा है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर लगभग 2020 में भी काफी न्यूज में था। 2020 में क्या हुआ दोस्तों, मिड 2020 में अरुणाचल प्रदेश में एकदम से बहुत सारे पिग्स की मौत हो गई और डिजीज आइडेंटिफाई की गई अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और अरुणाचल प्रदेश के बाद कुछ हद तक ये डिजीज उस समय पे आपकी आसाम में भी फैली थी। तो आप देखो कि उस समय पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में 17,000 पिग्स की मौत हो गई, फिर इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर को कंट्रोल कर लिया गया। अगर बात की जाए तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये पिग्स को अफेक्ट करता है, पिग्स से ह्यूमन में नहीं आ सकता। इस बीमारी में क्या होता है कि हेमोरेजिक फीवर आता है पिग्स के अंदर, और पिग्स का मोर्टेलिटी रेट इसमें काफी हाई हो जाता है, खासकर डोमेस्टिक पिग्स का। वाइल्ड पिग्स तो चलिए फिर भी उनकी इम्यूनिटी हाई होती है, बट जो रियर करने वाले डोमेस्टिक पिग्स होते हैं उनकी आप कह सकते हैं इम्यूनिटी इसमें थोड़ी सी लो हो जाती है, इसलिए वो जल्दी मर जाते हैं। ओके, एक हफ्ते के अंदर ये डोमेस्टिक पिग्स मर सकते हैं अगर वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर से इन्फेक्ट हुए हैं तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, वॉर्ट हॉक्स, बुश पिग्स, इन सबको अफेक्ट करता है। एक सॉफ्ट टिग होता है जेनिस ऑर्निथोरस, तो ये जो वेक्टर मच्छर टाइप की घूमते रहते हैं जंगलों में, ये टिक्स जब काट लेते हैं पिग्स को तो वो इस वायरस को आप कह सकते हो ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से अफ्रीकन स्वाइन फीवर हो जाता है किसके अंदर, पिग्स के अंदर। ठीक है, अगर आप बात करो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये एंडेमिक है सब सहारन अफ्रीका में, मतलब ओरिजिनेट तो ये सब सहारन अफ्रीका में ही हुआ है, वहां पे वाइल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो टिक्स और वाइल्ड पिग्स, बुश पिग्स और वॉर्ट हॉक्स के इंटरेक्शन की वजह से ये फैल जाता है। अभी ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर इंडिया तक भी पहुंच चुका है, और रिसेंटली जो न्यूज निकल के आ रही है वो कहां से निकल के आ रही है, लुंगलई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम से। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है, दरबार मूव इज सेट टू बी ब्रोकन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 150 साल पुराना एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशन ये है कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो दो मेन सेंटर्स माने जाते हैं, एक जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर। अब जब गर्मी होती है तो श्रीनगर का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, तो गर्मियों के समय पे जो हेडक्वार्टर्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिक्स के, वो शिफ्ट कर दिए जाते थे श्रीनगर। और जैसे सर्दियां आती थी तो सर्दियों के समय में श्रीनगर में काफी सर्दी पड़ती है, तो वहां से एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाता था। और ये जो प्रथा है ये 150 सालों से चली आ रही है, इसको बोला था दरबार मूव। देश की आज़ादी के बाद भी प्रथा कंटिन्यू रही है, अब तक कंटिन्यूड है। दरबार मूव में क्या होता है कि भाई सिविल सेक्रेटेरिएट, यानी जो आप कह सकते हो कि जो केंद्रीय सचिवालय के, जम्मू एंड कश्मीर के केंद्रीय सचिवालय के जो आला आईएएस अधिकारी होंगे, उनकी स्टेट सर्विसेज के लोग होंगे, जो उनके दूसरे ऑफिसर्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, तो समर में वो जम्मू से श्रीनगर चले जाएंगे और विंटर में वो श्रीनगर से जम्मू आ जाएंगे। इसीलिए चूंकि जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल मानी जाती हैं, समर के दौरान कश्मीर मानी जाती है और विंटर्स के दौरान जम्मू मानी जाती है। तो जम्मू में क्या होता है कि लास्ट फ्राइडे एंड सैटरडे ऑफ अप्रैल को ऑफिसेज बंद कर दिए जाते हैं, चूंकि लास्ट फ्राइडे एंड सैटरडे ऑफ अप्रैल मतलब गर्मी आ गई है, और फिर एक हफ्ते के बाद ऑफिसेज श्रीनगर में ओपन होते हैं। उसी प्रकार से कश्मीर में लास्ट फ्राइडे और सैटरडे ऑफ अक्टूबर में ऑफिसेज बंद कर दिए जाते हैं, चूंकि सर्दी आ गई होती है, और एक हफ्ते बाद वो फर्स्ट मंडे को जम्मू में खुलते हैं। तो ये शिफ्टिंग एक्सरसाइज सालाना चलती है, एक साल में 2 बार, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल के लिए। अब क्या हो रहा है कि ये जो 150 सालों का ट्रेडिशन है उसको ब्रेक किया जा रहा है, और अब भी ये मूव होगा, लेकिन ये मूव थोड़ा अलग तरीके से होगा, चूंकि आप देखिए कि अब अप्रैल आ गया है, ठीक है ना, और अप्रैल का लास्ट फ्राइडे और सैटरडे अभी भी निकला है। तो उस केस में गर्मियां आ गई हैं, तो गर्मियों में सारा के सारा कैपिटल को कहां लेके जाना है, आपको लेके जाना है श्रीनगर में। तो अब जम्मू से श्रीनगर सारे रिकॉर्ड्स नहीं जाएंगे, कुछ सेंसिटिव रिकॉर्ड्स जाएंगे। पहले पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, पूरे की पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल, सब रिकॉर्ड, सब कुछ जाता था जम्मू से श्रीनगर और जम्मू श्रीनगर से जम्मू समय समय पे, लेकिन अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि 1980s में इस प्रथा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। इस प्रथा में होता क्या है कि ठीक ठाक पैसा खत्म हो जाता है ऑफिसर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में, रिकॉर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में। सरकार को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि भाई आप सालाना इस एक्सरसाइज में 200 करोड़ रुपया खत्म करते हो, आपके पास अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को देने के लिए तनख्वाह नहीं है,
और आप 200 करोड़ रुपए इस फालतू की चीज के ऊपर खत्म कर रहे हो। अच्छा, फालतू की चीज को नहीं बोला जाएगा क्योंकि कल्चरल प्रैक्टिस है, लेकिन कल्चरल प्रैक्टिस तो आप तब अफोर्ड कर सकते हो ना जब आपके पास बाकी एसेंशियल चीजों के लिए पैसा एक्सेस हो। बाकी एसेंशियल चीजों के लिए पैसा एक्सेस है नहीं और आप यहाँ पैसा खत्म कर रहे हो। फिर रिसेंटली लास्ट ईयर जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी बोला कि जो दरबार मूव ट्रेडिशन है इसका कोई लीगल वैलिडिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, ना ही इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। मतलब ना जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में और ना ही भारत के संविधान में कहीं लिखा है कि ये जो दरबार मूव वाला ट्रेडिशन है ये जरूरी है। हाँ, वो आप कह सकते हो कि उनकी लोकल एक हेरिटेज है और वो हेरिटेज कंटिन्यू होनी भी जरूरी है, इस बात को भी समझना चाहिए। तो इस प्रैक्टिस को रैशनलाइज किया जा सकता है। इस प्रैक्टिस को कुछ इस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि इस प्रैक्टिस में कम पैसा खत्म किया जाए और जो भी पैसा यहाँ पे बच रहा है वो वेलफेयर ऑफ द यूनियन टेरिटरी में इस्तेमाल किया जाए, लोगों में बांटा जाए। अब तो भाई कोविड में भी ठीक ठाक खर्चा हो रहा है, तो कोविड रिलेटेड इश्यूज जैसे कि फूड शॉर्टेज होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, हेल्थ केयर होना, तो भाई इस दरबार मूव में पैसे कम से कम खत्म करके जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं वो यूजफुल और इंपॉर्टेंट चीज़ों में लगाए जा सकें, इस चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर ये भी बोला जा रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, ये ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। तो जब ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कि सारे ऑफिस रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर दिया जाए और सचिवालय के बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अगर डिजिटलाइज हो जाते हैं तो चाहे आप जम्मू में बैठे हो चाहे आप कश्मीर में बैठे हो, आप कहीं से भी उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। बट इमीडिएटली तो डिजिटलाइज हो नहीं सकते, इसीलिए जो भी ऑफिसर्स हैं वो जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, साथ साथ कुछ सेंसिटिव रिकॉर्ड्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फाइलें ही जम्मू से श्रीनगर जाएंगी, सारा का सारा पोटला नहीं जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्टेट लेजिस्लेचर्स की फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है, और अब तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट भी नहीं रहा, आप कह सकते हो यूनियन टेरिटरी की, आप कह सकते हो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये एक इंपॉर्टेंट आप तो हैपनिंग है या न्यूज़ है, जो भी आप कहना चाहो। नेक्स्ट न्यूज़ है एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस सार्थक फॉर स्कूल एजुकेशन। हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया। ये मीटिंग किसके ऊपर थी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए NEP 2020 लास्ट ईयर प्रोमलगेट की गई है। 4 से 5 6 7 वीडियोस तो मैंने ही बनाई है NEP के ऊपर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या किया जाएगा, स्कूल एजुकेशन में क्या किया जाएगा, मैंने सेग्रीगेट करके वीडियोस को बनाया गया। अभी इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कूल एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंप्लीमेंटेशन प्लान आया है जिसका नाम है सार्थक। फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये इस प्रोग्राम का नाम है। तो सार्थक नाम के प्रोग्राम के इंप्लीमेंटेशन को लेके एक प्लान रिसेंटली प्रिपेयर किया गया है और इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी जिसको चेयर किया था यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल साहब ने। तो ये जो सार्थक नाम का प्रोग्राम है इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, ठीक है ना भाई। और इसको इट इज इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। हमारे देश में स्कूल एजुकेशन को आगे ले जाने के लिए इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस सार्थक नाम के प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना भाई। 75वीं वर्षगांठ होने वाली है इंडिया के इंडिपेंडेंस की 2022 में। अमृत महोत्सव होगा, उसके समय पे ही आप कह सकते हो सार्थक को बहुत प्रोएक्टिवली इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इस प्लान को प्रॉपर फाइनलाइजेशन स्टेज में ले आया गया है। इस प्लान की खास बात क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, स्टेट यूनियन टेरिटरीज को सेंटर की मदद भी मिलेगी। इस प्लान के अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट्स का, प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे भी और सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे भी। फिर स्टैब्लिश किया जाएगा एक सेफ, सिक्योर, इंक्लूसिव और कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। साथ साथ NEP की यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो 297 टास्क हैं, जो उसकी अलग अलग एजेंसीज हैं, टाइमलाइंस हैं, इन टाइमलाइंस को, इन टास्क को इंप्लीमेंट करने में भी ये जो सार्थक प्रोग्राम है ये काफी मदद करेगा। सार्थक प्रोग्राम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस के हिसाब से सिंक्रोनाइज करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। मदद कौन करेगा? केंद्र की सरकार। तो इसके कुछ अगर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो भाई करिकुलम रिफॉर्म्स लेके आएगा। तो भाई सेंटर के लेवल पे जो पढ़ाई होती है और स्टेट के लेवल पे जो पढ़ाई होती है, तो नेशनल और स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क्स को मॉडिफाई करने में, रीओरिएंट करने में ये प्रोग्राम मदद करेगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन को सुधारने के लिए। फिर इनरोलमेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन हर लेवल पे ऊपर उठे, इस चीज़ की कोशिश करेगा ये सार्थक प्रोग्राम। जो ड्रॉप आउट होते हैं, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन हैं,
उनको टैकल करने में मदद करेगा सार्थक प्रोग्राम। ये प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू क्वालिटी ईसीसीई। ईसीसीई क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर वोकेशनल एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना है, स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को, नॉलेज ऑफ इंडिया, 21st सेंचुरी स्किल्स, वैल्यूज ऑफ सिटीजनशिप, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन इन करिकुलम, एक्सपीरिमेंटल लर्निंग को प्रमोट करना, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, ये सब काम है सार्थक का। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको खासा काम आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना पाकिस्तान टू बैक ईच अदर स्कोर इंटरेस्ट। चाइना और पाकिस्तान बाइलेटरल कंसल्टेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस में एक दूसरे के अफेयर्स को लेके। और यहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान को प्रॉमिस किया, पाकिस्तान ने चाइना को प्रॉमिस किया है कि उनके जो कोर और मेजर इंटरेस्ट है इंटरनेशनल एरेना में, वो उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को ऑल वेदर पार्टनर्स बोला है, आयरन ब्रदर्स बोला है, और ये बोला है कि भाई एक दूसरे की कंट्रीज को मेजर इश्यूज के ऊपर मदद करेंगे। तो भाई कश्मीर के मुद्दे को लेके बीजिंग मदद करेगा पाकिस्तान की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, साथ साथ चाइना के हांगकांग और जिनजियांग के मुद्दे पे पाकिस्तान मदद करेगा चाइना की ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। और दोनों कंट्रीज मिलकर फर्मली सेफगार्ड करेंगी मल्टीलैटरलिज्म को, यूनाइटेड नेशंस के सेंट्रल रोल को इंटरनेशनल अफेयर्स में आगे लेके जाएंगी। इस प्रकार की यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे चाइना लंबे समय से क्रिटिसाइज कर रहा है ये जो क्वाड का अरेंजमेंट आ रहा है। चाइना इस क्वाड के अरेंजमेंट को एशियन नाटो बोल रहा है, जहाँ पे इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है क्वाड के जो स्टेटमेंट्स है इनडायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट है। चाइना तो ओपनली डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहा है किसको? क्वाड को, एशियन नाटो बोल के। ये जो स्टेटमेंट आया चाइना पाकिस्तान की वजह से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बोथ विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड पीस कीपिंग इन द यूएन फ्रेमवर्क। हर प्रकार के टेररिज्म को हटाएंगे। अब सोचिए पाकिस्तान जैसी कंट्रीज बोल रही हैं हर प्रकार के टेररिज्म को हटाएंगे, तो क्या ये हटाने वाले हैं, आप समझ सकते हो। फिर पाकिस्तान में बेस्ड कुछ ऐसे आतंकवादी जिन्होंने मुंबई में, इंडिया में अलग अलग जगहों पे बम ब्लास्ट करवाए हैं, उनको कई बार चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी में सैंक्शंस लगने से बचाया भी है। 2019 में, 2020 में चाइना ने कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की कोशिश भी की है। आर्टिकल 370 के डायल्यूशन के अगेंस्ट भी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर को भी लेके चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक है भाई। उसके बाद चाइना को जब क्रिटिसाइज किया गया जिनजियांग रीजन को लेके, तो पाकिस्तान ने चाइना की मदद करने की कोशिश की। अब सोचिए, चाइना माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार की बात करता है इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, और जिनजियांग में ओपनली चाइनीज मुस्लिम्स को मार रहे हैं, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता है। मतलब पाकिस्तान इंडिया में जो मुस्लिम्स है उनका तो बड़ा सगा बनता फिरता है कि भाई इंडियन सरकार माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार कर रही हो। चाइना में खुलेआम चाइनीज मुस्लिम्स को मार रहे हैं जिनजियांग में, तो पाकिस्तान वहां पे सपोर्ट कर रहा है चाइना का। तो आप समझ सकते हो हाइट्स ऑफ, यहाँ पे कह सकते हो ड्यूप्लिसिटी है पाकिस्तान की तरफ से। अगर आप मैप देखो तो मैप कुछ इस प्रकार का नजर आता है आपको चाइना का। इंटरनेशनल रिलेशन जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। आज की फाइनल न्यूज, इंडिया नीदरलैंड्स लॉन्चेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और नीदरलैंड्स ने अनाउंस किया है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेके आएंगे, किसमें? वाटर सेक्टर में। वाटर सेक्टर में वो एक दूसरे को कॉपरेशन में और इंटेंसिफाई करेंगे, अच्छा कोहेरेंस लेके आएंगे। तो भाई बायलैटरल कॉपरेशन को ब्रॉडन किया जाएगा इन एरियाज ऑफ वाटर इंक्लूडिंग वाटर बजटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, कन्वर्टिंग वेस्ट वाटर टू एनर्जी, रिवर हजार्ड मैनेजमेंट, क्लीन वाटर को अवेलेबल करवाना। इन सब चीज़ों को लेके इंडिया और नीदरलैंड से आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को सेटल किया जाएगा जिसके थ्रू बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जाएगा, और डच कंपनी के जो इश्यूज है इंडिया में और इंडियन कंपनी के जो इश्यूज हैं डच में, ठीक है, नीदरलैंड्स में, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिर दोनों कंट्रीज एग्रीकल्चर की फील्ड में, अर्बन डेवलपमेंट की फील्ड में और स्पेस के फील्ड में भी एक दूसरे के साथ काम करेंगे। मोदी जी ने यह भी बोला कि भाई एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाइए जिसमें दोनों देश यानी इंडिया और नीदरलैंड्स मिलकर मिलेट्स के ऊपर काम करेंगे। फिर रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को लेकर इंडिया और नीदरलैंड्स दोनों की लीडरशिप ने क्या बोला कि भाई मल्टीलैटरलिज्म को सामने लेके आएंगे, क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, काउंटर टेररिज्म को टैकल करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और कोविड-19 के पैंडेमिक से मिलके लड़ाई करेंगे। एट द सेम टाइम नीदरलैंड्स ने इंडिया के एफर्ट्स को प्रेज किया है व्हेन इट कम्स टू कोविड-19 वैक्सीन।
इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन को प्रोवाइड किया है 80 कंट्रीज को। तो ये जो रिलायबल सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन आ रहा है इंडिया की तरफ से, इसमें इंडिया की तारीफ न केवल नीदरलैंड्स ने की है, पहले भी बहुत से कंट्रीज ने की है। फिर ट्रेड पार्टनरशिप भी इंडिया और नीदरलैंड्स की अच्छी खासी हो रही है। इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर कौन है? नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में फोर्थ लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर कौन है? इंडिया। कौन से साल की बात हो रही है? 2019-20 की। और भाई नीदरलैंड्स ने जो गाइडलाइंस इशू की है इंडो पैसिफिक की, इसको भी वेलकम किया है इंडिया ने। तो ये सब बातें यहाँ पे एक दूसरे में, मतलब इंडिया नीदरलैंड्स अपने रिश्ते को अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मिलिट्री अरेंजमेंट नहीं है, बट स्पेस के फील्ड में, वाटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कोविड-19 के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिक फील्ड में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इंडिया और नीदरलैंड, जो कि एक अच्छी बात है। नीदरलैंड आपको यहाँ मैप में नज़र आ रहा है, कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। साउथ में आपको बेल्जियम नज़र आ रहा है, ईस्ट में जर्मनी नज़र आ रहा है, नॉर्थ में आपको नॉर्थ सी नज़र आ रहा है। ठीक है ना, नॉर्दर्न यूरोप में पड़ता है आपका नीदरलैंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में और बाईलेटरल ग्रुपिंग्स में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।